The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप शो। हम पिछले 8 महीनों से रोजाना आपको पहली सुर्खी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बताते हैं। आपने गौर किया होगा कि नए मामलों और संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या वाकई नीचे आई है, लेकिन राजधानी दिल्ली के मामले में ये बात ठीक उल्टी साबित हुई है। न सिर्फ रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि अब वेंटिलेटर बेड्स की उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होने लगी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस महामारी में पूरे देश का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है, उसमें दिल्ली एक बार फिर मुसीबत में नजर आ रही है? इस सवाल को टटोलेंगे, लेकिन आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। के लिए जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर। तो जब मौका दीजिएगा तो हमने संक्षेप में कुछ बातें कही है, लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के रोज नीतीश कुमार पर प्याज और पत्थर चल गया। नीतीश हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सभा कर रहे थे। पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा कि शराब खुलेआम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश जब मौका मिलने पर फ्लाईओवर का वादा करते हैं, तभी उन पर प्याज और पत्थर चल जाता है। इससे पहले नीतीश को कई सभाओं में हूट भी किया गया है। इन सारी बातों को एक संकेत की तरह लिया जा सकता है कि जनता नीतीश के काम का आकलन किस तरह करती है। लेकिन एक बात पूरे जोर के साथ हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, किसी भी नेता से सहमति असहमति रखना जन का अधिकार है और उस असहमति को जगह देना तंत्र की जिम्मेदारी। लेकिन किसी पर प्याज या पत्थर चलाना विरोध का तरीका नहीं हो सकता। जनता को अपनी पसंद नापसंद जताने का मौका तो वोटिंग के दौरान मिल ही रहा है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आए और 490 मरीजों की मौत हुई। 58,323 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 82,67,623। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है 1,23,097 पर। ठीक हुए मरीज 76,03,121। एक्टिव मामलों की संख्या भी बता देते हैं 5,41,405। दूसरी सुर्खी आज बिहार के साथ देश भर में हुए उपचुनावों से बनी। 10 राज्यों की 54 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जहां इस बात का फैसला होगा कि सरकार रहेगी कि एक बार फिर बदलेगी। वैसे कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए पूरी सीटें जीतनी पड़ेंगी, यानी 28 में से 28, जिसकी संभावना राजनीतिक पंडितों के हिसाब से थोड़ी कम है। लेकिन अब कयासों का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि वोटर अपनी पसंद नापसंद को दर्ज करा चुके हैं। उपचुनाव गुजरात में भी हो रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की तरह विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं। आज वडोदरा की करजन सीट से वोट के बदले पैसे बांटने की खबर आई। करजन से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति सिंह जडेजा ने भाजपा प्रत्याशी अक्षय पटेल पर वोटर्स के बीच पैसे बांटने का आरोप लगाया है। अक्षय पटेल वैसे पहले कांग्रेस विधायक होते थे, अब पार्टी बदल के बीजेपी में आए हैं। बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी वो बने हैं। जडेजा के इलेक्शन एजेंट ने, यानी कि अब जो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, उनके इलेक्शन एजेंट ने अपने शिकायत में 2 वीडियो संलग्न किए हैं, जिसमें कमल का बटन दबाने की बात कहते हुए कुछ लोग कथित तौर पर 100 रुपए के नोट बांट रहे थे। एक वीडियो में पैसे बांट रहे लोगों ने भगवा मास्क पहना हुआ है। उपेंद्र सिंह राणा ने अपनी शिकायत में 2 बूथ्स पर वोटिंग रद्द कराने और कथित भाजपा कार्यकर्ताओं समेत भाजपा प्रत्याशी अक्षय पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आधा सितंबर महीना बीतने के बाद से भारत में कोरोना मामलों की रोजाना संख्या में लगातार जब कमी आई, तो लोगों के चेहरे कुछ चमके। कहा गया कि जब यूरोप के कई हिस्सों में लॉकडाउन लौट रहा है, तो भारत की स्थिति ठीक हो रही है। 17 सितंबर को कोविड मामलों की संख्या 97,894 थी। और पिछले 24 घंटों में कितने मामले आए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 38,310। यानी 17 सितंबर से आज रोजाना मामलों की संख्या में आधे से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। लेकिन त्योहारों और ठंड के मौसम में केसेस में बढ़ोतरी और दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है।
भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक पैनल ने भी इस तरफ इशारा किया था। ये आशंका अब और बढ़ गई है क्योंकि राजधानी दिल्ली में अचानक रोजाना मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में पिछले लगातार 5 दिनों से लगभग 5000 केस प्रतिदिन सामने आए हैं। 2 नवंबर को राज्य में 4001 नए मामले सामने आए। राजधानी में संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,96,371 हो गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42 लोगों की मौत हुई और राज्य में कुल मौतों की संख्या 6,604 हो गई है। फिलहाल 33,308 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 21,364 लोग होम आइसोलेशन में हैं और 6,676 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। रोजाना संक्रमण की दर 10.91% बताई गई है, यानी कि लगभग 11%। दिल्ली में त्योहारों और ठंड के अलावा एक और खतरा है जिसका नाम प्रदूषण है। आप जानते ही हैं, दिल्ली के माथे पर सिकुड़न पड़ी तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 2 नवंबर को दिल्ली सरकार के अधिकारियों और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के साथ बैठक की ताकि आगे आने वाले दिनों में संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वीके पॉल की अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी ने दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने और इससे निपटने की तैयारियों को लेकर पहले से आगाह किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में फैसला लिया गया कि कुछ इलाकों में ज्यादा फोकस करना होगा। रेस्टोरेंट, बाजार, सैलून जैसी संवेदनशील जगहों में टारगेटेड RT-PCR टेस्टिंग, पर्याप्त बेड, ICU, वेंटिलेटर, बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन किए गए लोगों की मॉनिटरिंग, ऐसे कदम उठाने होंगे। हमने अभी ICU बेड और वेंटिलेटर जैसे कीवर्ड्स का जिक्र किया, आप बहुत बार उनको सुन चुके हैं। मार्च महीने में लॉकडाउन के बाद इनकी खूब चर्चा होती थी, तब दिल्ली में भी केस बढ़ रहे थे। आपको उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि दिल्ली में कोरोना के मामले जुलाई खत्म होने तक 5.5 लाख तक हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार सक्रिय हुई और ऐसा नहीं हुआ। राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में 10,000 बेड की व्यवस्था से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को सख्त निर्देश देने तक इन कोशिशों से कोरोना मामलों में गिरावट आई। दिल्ली सरकार को काफी समर्थन केंद्र का भी रहा। दिल्ली सरकार की तारीफ हुई, लेकिन आगे का रास्ता फिर मुश्किल हो सकता है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद 1 नवंबर को कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 5,000 बेड्स बढ़ाए जाएंगे। ये वो 1 नवंबर को कह रहे हैं। दिल्ली में वेंटिलेटर बेड्स तेजी से बढ़ रहे हैं और वेंटिलेटर बेड्स में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है। आज दिल्ली में वेंटिलेटर और बेड की स्थिति पर बात की जाएगी। सबसे पहले बता दें कि इन बेड्स की कई कैटेगरीज होती हैं। पहले होते हैं सामान्य बेड, जो कि अस्पतालों में गैर कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरे होते हैं कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड बेड्स। तीसरे कोविड मरीजों के लिए ICU बेड, लेकिन उनमें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होती। और चौथे कोविड मरीजों के लिए ICU बेड, जहां वेंटिलेटर की सुविधा होती है। ये सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है, हम इन पे ही बात करने वाले हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा बताया गया है, क्योंकि प्रदूषण और कोविड दोनों का संबंध फेफड़ों से है। ऐसे में चौथी कैटेगरी वाले बेड्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, यानी ICU वाले वेंटिलेटर बेड्स। रोज बढ़ते मामलों के बीच इस चौथी कैटेगरी वाले वेंटिलेटर बेड में कितनी कमी है, इसके लिए कुछ आंकड़ों पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले उन कोविड डेडिकेटेड बेड्स की बात करेंगे जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। शहर में कोविड मरीजों के लिए 15,796 डेडिकेटेड बेड्स हैं, जिनमें 9,076 खाली हैं, यानी कि 57%। बिना वेंटिलेटर सपोर्ट वाले कोविड ICU बेड्स की संख्या 1,927 है। इनमें 604 बेड खाली हैं। ये तो हुई बिना वेंटिलेटर वाले कोविड बेड्स की संख्या। अब आते हैं ICU वाले वेंटिलेटर बेड्स, जिन पर हमारा फोकस है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इनकी संख्या कितनी है और कितने बेड्स भर चुके हैं, ये समझिए। पहले बारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। राजधानी में 82 प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम हैं, जहां ICU में वेंटिलेटर बेड्स मौजूद हैं। इनमें से 38 अस्पतालों के बेड पूरी तरह भरे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, जो बताता है कि किस अस्पताल में कितने बेड्स खाली हैं। इसके मुताबिक राजधानी में ICU वेंटिलेटर बेड्स की संख्या 1,244 है। 2 नवंबर तक इनमें से 845 बेड भरे हुए हैं। इंद्रप्रस्थ, अपोलो, वसंत कुंज का फोर्टिस अस्पताल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, मैक्स शालीमार बाग जैसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले ICU फैसिलिटीज पूरी तरह भर गई हैं। यही हाल सरकारी अस्पतालों का भी है। दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में 200 ICU वेंटिलेटर बेड्स हैं, लेकिन सिर्फ 8 बेड आज की तारीख में खाली हैं। इसी तरह सफदरजंग अस्पताल में 54 वेंटिलेटर बेड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 1 खाली है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमारा प्रमुख लक्ष्य मृत्यु दर को कम रखना है और ये सुनिश्चित करना है
कि अस्पतालों में मरीज को बेड की कमी ना हो। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर BL शेरवाल का कहना है कि हम अस्पतालों में बेड बढ़वा रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों से कहा है कि आने वाले दिनों में केस बढ़ने को लेकर तैयार रहें। द हिंदू अंग्रेजी अखबार जाना माना इससे बात करते हुए दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है और अगले 2 हफ्तों में 20,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। ये बढ़ोतरी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में की जाएगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की संख्या भी काफी है। अब सवाल ये उठता है कि अब तक कितने वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बात चल रही है कि फंड्स इकट्ठा हुए हैं, वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे, तैयारी की जाएगी ताकि कोरोना से निपटा जाए। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक जुलाई 2020 में राजधानी में 744 ICU वेंटिलेटर बेड्स थे, जो कि अब बढ़कर 1244 हुए हैं। यानी जुलाई से अब तक मात्र 500 बेड्स बढ़े हैं। बीच में कोरोना के मामले कम हुए तो शायद सरकार भी ढीली पड़ गई। दिल्ली में केस फिर से बढ़ने की आहट पहले ही सुनाई दे रही थी, इसीलिए सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में दिल्ली सरकार ने 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आदेश दिया था कि कुल ICU बेड्स का 80% कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किया जाए। सितंबर महीने में ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया था कि दिल्ली में 1000 ICU बेड हैं और इन्हें बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 30% भर्ती लोग दिल्ली से बाहर के हैं। कुल मिलाकर प्रदूषण के अतिरिक्त खतरे के बावजूद दिल्ली पूरी तरह इन बढ़ते मामलों के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। CM केजरीवाल एक बार फिर बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सत्येंद्र जैन दिल्ली के बाहर के लोगों की संख्या गिना रहे हैं। ये बात सच है कि एक राज्य पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, लेकिन किसी को इलाज से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी है कि जुलाई के बाद दिल्ली सरकार अचानक संक्रमण को लेकर इतनी ढीली कैसे पड़ गई कि अब मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सिर्फ 500 ICU वेंटिलेटर बेड्स क्यों बढ़ाए गए? आज फिर से सक्रियता दिखाई जा रही है, लेकिन बीच के इन महीनों को बैकअप प्लान में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा होता तो आज अचानक बढ़ रहे केसों से निपटने के लिए दिल्ली पहले से ज्यादा तैयार होती। इस तरह की खबरें हम सुबह सुबह अखबार में नहीं पढ़ रहे होते कि बेड्स की कमी होने वाली है। उम्मीद ही की जा सकती है कि पुराने अनुभव से स्थिति अब भी बेहतर की जाएगी, जैसा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की बैठक में फैसला लिया भी गया। इसके लिए वेंटिलेटर बेड्स की संख्या बढ़ाना और टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर देना होगा। मास सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन वाले सुरक्षा उपाय तो लोगों के लिए लागू रहेंगे ही। दिल्ली लंच टॉप शो में अब वक्त है बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स का। पहले आपको बताते हैं कि हमारी टीमें पहुंची कहां कहां। 3 नवंबर 2020 यानी कि बिहार में जो दूसरे चरण की वोटिंग है, इस रोज टीम हीरा थी पटना में, टीम गंगा मधुबनी, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी पूर्णिया। हमारे देश में भगवान राम का मान धर्म में भी है और राजनीति में भी। जहां उनका जन्म होना बताया गया, वहां एक भव्य मंदिर भी बन रहा है, यानी कि अयोध्या। इसका जिक्र प्रधानमंत्री बिहार की अपनी चुनावी रैलियों में एक उपलब्धि की तरह करते रहते हैं। आज ही एक रैली में उन्होंने जय श्री राम के नारे का जिक्र किया है। भारत में भगवान राम से जुड़ी किसी भी व्यक्ति या देवता या स्थान का महत्व अपने आप राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। ऐसी ही एक जगह है सीतामढ़ी। सौरभ और मनोज पहुंचे सीतामढ़ी में सीता जन्म स्थान। यहाँ के विकास के लिए भी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए। चुनाव का वक्त वादों और दावों के हिसाब का वक्त होता है। सीता जन्म स्थान के महंत कौशल किशोर दास अब मोदी से लेकर नीतीश तक उन सब के वादों का हिसाब मांग रहे हैं। सुनिए। सरकार क्या है वो हम देख लिया। क्या देखा? ये मंदिर में भी एक ईंटा या एक छर नहीं लगा सकती और ये कुंड का घोषणा करके गए, जो मोदी भी पैसा वहाँ से दिया। किसने घोषणा की थी? ये मोदी ने भी पैसा जो घोषणा करके चले गए जो यहाँ के बारे में। और ये अभी जो पिछले साल जो जानकी नवमी हुई थी ना, जिसमें नंद किशोर यादव और सुशील मोदी और ये आपको क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार, ये घोषणा करके गए कई करोड़ का। ये पैसा कहाँ चला गया? कब घोषणा की थी? ये जानकी नवमी जो जानकी जी का जन्म होता है उस पर जो साल में वो मैंने किया आ रही थे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं? उसके बाद क्या ये देख फोटो खींच लो, या कुंड में क्या किया या मंदिर में क्या किया, आप फोटो खींच करके उनको ही पास दो। या हमारी तरफ से अगर हमारे बात जानना चाहे लोग तो हम ये कहेंगे कि एक बार जो दिल्ली वाले और बिहार वाले सारे लोग टीम को भेजे, बड़े भाई CID होते हैं ना, उनको CID को भेज करके मुआयना कर ले कई हजार रुपया इसमें लगाया और कितना 1000 करोड़ रुपया का जो घोषणा किया तो पैसा कहाँ चला गया, कहाँ गया। एक बार जो है वो पुनः इस पर विचार करके इसको भेज करके इंक्वायरी कर ले
कि पुनौरा धाम के नाम पर कई बार बहुत ही जमाने से लाख करोड़ और अब आता रहा। ये मंदिर का ये दशा या कुंड का दशा में कितने पैसे लगाए, अगर उससे भी नहीं हो तो समाज के अंदर जानकी जी का एक पत्थर होता है शालिग्राम, उनके हाथ पर रख करके पूछो ये दोनों में कितने पैसे लगाए। ये तो देख रहे कि माता की भूमि के लिए तो कोई नहीं विकास है। हाँ, विकास क्या करता है कि कहीं मकान बना दो, ये मकान एसडीओ के अंदर खाते में नजारत में पैसा जाएंगे, डीएम के खाते में जाएंगे, फलाने के खाते में जाएंगे, मंदिर में ताला बंद हो जाए मंजूर नहीं, साधु आए भूखे मर जाए तो कोई मंजूर नहीं, उस सब पर कोई विचार नहीं होता। मंदिर के कर्मचारी भूखे मरे या उसमें पुजारी पंडा के दरमाहा की बात हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन ये मकान बना करके या लीज पर जा करके वो खजाने के अंदर पैसा जाएंगे, बैठक नहीं करेंगे इसका विकास कैसे हो, इसके कैसे धरा हो ये ज़मीन रहे। अरे इससे पहले तो 2-3 बार हमने पेपर में पढ़ लिया कि ये निजी सरकार बोलती है जो पुनौरा धाम में 15 एकड़ ज़मीन खरीदे। कौन सा ज़मीन है, पब्लिक से पूछ ले या वो अपना जो सरकार के आगे पेश करे कागज़ की कहाँ पर वो ज़मीन खरीद कर रखा 15 एकड़, कितने खाता और खेसरा का कहाँ पर है। तो भाई यहाँ तो झूठ की खेती होती है। जिया जैसे हमने घूमने गया था तो इलाहाबाद में एक जगह लिखा था कि अनहरी गांव अनहरा राजा, टक्के सिर भांजिया टक्के सिर खाजा। मतलब अनहरी गांव है, राजा भी अनहरा था और टक्के सिर जो भांजी बिक रहा था सब्जी और वो मिठाई भी। तो यहाँ तो खाली कागज़ की खेल चल रही है। अगर सरकार इस पर एक बार जो हमारे भगवान अगर ताक दे तो इतना जांच करा दे कि कितने करोड़ हजार लाख रुपया है पुनौरा में, कौन सा जगह पर जो काम किया और क्या काम है। भारत में राजनीति ने बार बार आस्था को इसी तरह ठगा है। ऐसी कठोर सच्चाइयों के साथ बिहार से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो दिल को थोड़ी ठंडक देती हैं। हम सब ने बिहार के एक महान लेखक को पहले स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा और चस्का लगने के बाद उनकी किताबें खरीद कर, मांग कर, कभी कभी चुरा कर। फणीश्वर नाथ रेणु। टीम कोसी अररिया में रेणु के गांव औराही हिंगना पहुंची और उस कमरे को जाकर देखा जिसमें रेणु बैठकर पंच लाइट और मारे गए गुलफाम जैसी रचनाएं लिखा करते थे। स्वाति और अमितेश ने बात की रेणु के परिवार से, सुनिए। खासियत पूछूं इस कमरे में आकर तो सबसे पहले तो यही होगा कि ये रेणु जी का कमरा है, उनके पढ़ने लिखने का कमरा है। ये तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको, क्योंकि जो बातें हैं, विषय जो है रेणु का कमरा, और पिताजी इसी रूम में रहते थे, यहीं लिखते थे और यहाँ तक कि भोजन भी यहीं करते थे। वो रात में पेट्रोमैक्स जला के, मतलब पंच लाइट जला के तब लिखते थे। जिस रात में लिखते थे तो भोर तक लिखते थे और लेट करके जगते थे। जब लेट करके जगते थे तो जब गांव के तरफ जाते थे ही टहलने, तो कुछ लोग फेंकीबाज जो होता है, फेंकने वाली बात करता है कि देखो ये आदमी मैंने बिगड़ रहा है, लेट तक ये दारू पिया है। अच्छा, क्योंकि गांव में जल्दी उठने को जी स्वस्थ माना जाता है। हाँ, तो लेट करके दारू पिया है, सोया है, अभी लेट करके जगा। और जिस रात में नहीं लिखते थे, लिखते तो प्रति रात थे, कभी कभी होता था कि ना आज नहीं लिखना है, तो सवेरे खा के सोते थे और जगने के बाद सवेरे टहलते थे। तो कहता था लोग कि देखो देखो अब लगता है सुधर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, लोग कहते थे जी। लोग कहते थे, लेकिन पिताजी द्वारा लिखी हुई चीज है, तो हम लोग जाने। लंबे बाल रखते थे, इस पर कभी लोग कुछ टिप्पणी करते थे? क्योंकि उस जमाने में कहाँ ज्यादा लोग लंबे बाल रखते थे। देखिए, लंबी बाल रखने का भी एक कारण है। बताइए। बचपन में बाबूजी का बाल जो था घुंघराला था। अब मनौती मांगा गया था देवी माँ से कि न अगर लड़का होगा तो हम इसका मुंडन करेंगे। तो ढेर दिन हो गया, मुंडन नहीं हुआ था।
तो संयोग से इसका मुंडन कराने के लिए ले जाया गया जहाँ भी। बाल में वो आ गया, बन गया था इमली के जैसा वो फंस जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं। हाँ। अच्छा जी। तो उसको काट के हटाया गया, और जो ठाकुर उसको काट रहा था बाल, उसका ठाकुर का मुंह बड़ी गंद करता था, जैसा उन्होंने अपना संस्मरण में लिखे हैं कि तो बालून तो कट गया इसका, और फिर बालापन में ही इधर उधर तभी बाल नहीं रखते थे, छटा उठा के रखते थे। सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद जब लेखन क्रिया में ही आए, तो सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद इसका मन हुआ कि हम भी बाल बढ़ाएंगे, और बाल बढ़ाना, डेली साफ करना। अब तो सयाने हो चुके थे, जटा उटा तो था नहीं, वो तो कट गया था। तो पंत जी से इनको प्रेरणा मिली, और उनका स्टाइल देखकर फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी लंबे बाल कर लेता हूँ। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो गया। आखिरी चरण के लिए वोट पड़ेंगे 7 नवंबर को। तब तक हमारी टीमें इसी तरह से बिहार से रिपोर्टिंग करती रहेंगी। नोट कीजिए कि टीमें आपको कल यानी कि 4 नवंबर 2020 के रोज कहाँ नजर आएंगी। टीम हीरा आपको मिलेगी पटना में, टीम गंगा मधुबनी, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी कटिहार। दी ललन टॉप शो में अब वक्त है विदा का, और विदा ली जाएगी राजेश जोशी की कविता कवि, चांद और बिल्लियों के साथ। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, और बन जाएं तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पाँव की आवाज़ नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोने में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसीलिए चांद से गप लड़ाते कवि का अक्सर उन्होंने रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने हौले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा बरतने का सूत्र समझा रही हूँ। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।